पॉलिटिकल साइंस क्लास 10 में हम पावर शेयरिंग चैप्टर को पढ़ रहे थे और उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए अब हम पावर शेयरिंग में आगे बढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने जाना था बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में और हमने ये समझा था कि किस तरह से बेल्जियम में डच और फ्रेंच बोलने वाले लोगों के बीच में किस तरह से हमेशा प्रॉब्लम्स रहते थे। ठीक उसी तरह से हमने श्रीलंका के बारे में जाना था, जहां हमने देखा था कि सिन्हला कम्युनिटी और तमिल कम्युनिटी के लोगों के बीच में हमेशा प्रॉब्लम्स रहता था। तो अब हम समझेंगे कि इन दोनों कंट्रीज़ ने क्या तरीके अपनाए अपने देश में पीस बनाए रखने के लिए, वहाँ की गवर्नमेंट ने किस तरह से अपने इस प्रॉब्लम को हैंडल किया। इस वीडियो में हम इस चीज़ को समझेंगे। तो सबसे पहले हम एक बार रिवाइंड करते हैं बेल्जियम की स्टोरी को, जहाँ पर हमने समझा था कि वहाँ पर जो बेल्जियम ओवरऑल बेल्जियम कंट्री है, वहाँ पर 80% लोग डच बोलते हैं और 20% लोग फ्रेंच भाषा बोलते हैं। लेकिन बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में ये उल्टा था। यहाँ पर जो ब्रुसेल्स है वहाँ पर फ्रेंच ज़्यादा लोग बोलते थे और डच कम लोग बोलते थे। और यहाँ पर जो प्रॉब्लम्स थी उसमें कुछ इस तरह का समस्या था कि डच लोगों को ऐसा लगता था कि शायद फ्रेंच लोग उनसे ज़्यादा अच्छे हैं, उनसे ज़्यादा अमीर हैं, तो उन्हें हमेशा एक तरह से इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स होता था। दूसरी चीज़ है कि डच लोग जो थे वो थोड़ा कम पढ़े लिखे थे इन कंपैरिजन टू डच फ्रेंच लोगों की तुलना में। तो इन चीज़ों को लेकर के भी प्रॉब्लम्स थे। प्लस जो लैंग्वेज जो था इन दोनों का, डच और फ्रेंच, ये आपस में बिल्कुल अलग था। तो कौन सा लैंग्वेज सुपीरियर है, कौन सा लैंग्वेज उससे इन्फीरियर है, कौन ज़्यादा है कौन कम है, इसके बीच में हमेशा से तनातनी रहती थी। तो लैंग्वेज डिफरेंसेस की वजह से और क्लास डिफरेंसेस की वजह से डच और फ्रेंच लोगों के बीच में हमेशा प्रॉब्लम्स थे। 1970s और 1980s के टाइम पर ये लड़ाई और ज़्यादा बढ़ गई और इसके वजह से सरकार को वहाँ पर पीस बनाए रखने के लिए कई तरह के स्टेप्स लेने पड़े। तो हम समझते हैं कि किस तरह से बेल्जियम में पीस बनाए रखने के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या किया। तो सबसे पहली चीज़ तो ये थी कि गवर्नमेंट ने बेल्जियम में जो प्रॉब्लम था उसको समझा कि हाँ यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, लैंग्वेज डिफरेंसेस है। तो सबसे पहली चीज़ थी कि उन्होंने इसको समझा। अब क्या था कि बेल्जियम के जो लीडर्स थे उन्होंने एक बहुत ही अच्छी अप्रोच अपनाई। वो क्या थी? सबसे पहले उन्होंने इस चीज़ को रिकॉग्नाइज़ किया कि बेल्जियम कंट्री में रीजनल लेवल पर और कल्चरल लेवल पर अलग अलग डिफरेंसेस है। डच लैंग्वेज बोलने वाले लोगों का कल्चर अलग है और फ्रेंच बोलने वाले लोगों का कल्चर अलग है। प्लस बेल्जियम में जर्मन भाषा बोलने वाले लोग भी थे, तो उनके कल्चरल डिफरेंसेस को भी वहाँ की सरकार समझती थी। 1970 और 1993 यहाँ पर उनके कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंजेस लाए गए और ये जो चेंजेस लाए गए कॉन्स्टिट्यूशन में, इसके वजह से वहाँ पर पीसफुल लिविंग संभव हो पाया। इसका मतलब है कि वहाँ पर लोग शांति से रह पाए। क्या था बेल्जियम का मॉडल? तो सबसे पहली चीज़, नंबर ऑफ़ डच और फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर जो थे वो सेंट्रल गवर्नमेंट में सेम हुए। हालांकि बेल्जियम में डच बोलने वाले लोग ज़्यादा थे, लेकिन तब भी जो सरकार बनी, जो गवर्नमेंट बना, उसमें डच बोलने वाले और फ्रेंच बोलने वाले लोगों का बराबर बराबर हिस्सा था। पॉइंट नंबर 1। दूसरा पॉइंट था कि जितने भी लिंग्विस्टिक ग्रुप के लोग थे, सिर्फ डच और फ्रेंच बोलने वाले लोग ही नहीं थे, बल्कि जर्मन बोलने वाले लोग भी थे। तो उनके लिए एक स्पेशल लॉ बनाए गए जिससे कि उन्हें ऐसा ना लगे कि उनके लिए कुछ सरकार कर नहीं रही है। तो स्पेशल ग्रुप्स बनाए गए अलग अलग भाषा के लोगों के लिए। तीसरा था, द स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। इसका मतलब है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एक अलग गवर्नमेंट होगा और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो बिल्कुल अलग होगा। यानी कि स्टेट में जिस तरह के लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं उन पर ध्यान दिया जाएगा और वहाँ पर भी इक्वालिटी का ध्यान दिया जाएगा कि सारे लैंग्वेज के लोग इक्वल हों और उनके साथ किसी भी तरह का भेदभाव ना हो। 4 है, ब्रुसेल्स हैज़ ए सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ द कम्युनिटी हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। तो जैसा कि मैंने कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट में हम जानते थे, जो सेंट्रल लेवल पर अगर हम बात करें तो वहाँ पे
अगर लीडर्स चाहते तो मेजॉरिटी में डच लोग थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वहाँ पर उन्होंने इक्वल रिप्रेजेंटेशन रखा डच और फ्रेंच दोनों लोगों का। उसी तरह से ब्रुसेल्स में ये उल्टा था, फ्रेंच ज़्यादा थे, डच कम थे, लेकिन तब भी वहाँ की सरकार ने क्या किया कि ब्रुसेल्स में इक्वल रिप्रेजेंटेशन को ही फॉलो किया। इससे दोनों जो कम्युनिटी के लोग थे, जो दोनों जो लिंग्विस्टिक्स के लोग थे, इनको किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आई। उसके बाद कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाया गया। कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या होता है? कम्युनिटी गवर्नमेंट, दिस गवर्नमेंट हैज़ द पावर रिगार्डिंग कल्चरल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज़। तो जैसे कि जितने भी कम्युनिटी के लोग रहते थे बेल्जियम में, वहाँ पर कम्युनिटी गवर्नमेंट बना, जहाँ पर उनके कल्चर, उनके एजुकेशन और उनके लैंग्वेज को ध्यान में रखते हुए उन इश्यूज़ को उठाया जाता था, और जिससे कि जितने भी लैंग्वेज के लोग थे सबको इस तरह से फील होता था कि सरकार हमारे बारे में सोच रही है। तो बेल्जियम जो है वो पूरे दुनिया में एक तरह से मिसाल बन गया, क्योंकि बहुत सारे कंट्रीज़ ऐसे होते हैं जहाँ पर अलग अलग लैंग्वेज के लोग होते हैं, लेकिन सबको एक जैसा दर्जा नहीं दिया जाता है। इससे वहाँ पर जो हारमनी है, जो सोशल हारमनी है, वो ख़राब हो जाती है। लेकिन बेल्जियम में ऐसा नहीं था। बेल्जियम की सरकार ने इतना अच्छे तरीके से सिस्टम तैयार किया, इतना इक्वालिटी पे ध्यान दिया कि जो ब्रुसेल्स है कैपिटल बेल्जियम का, वो यूरोपियन यूनियन क्या होता है? ये यूरोप के कंट्रीज़ का एक संगठन है, एक यूनियन है, जिसमें उनके लिए, उनके वेलफेयर के लिए अलग अलग तरह के नियम बनाए जाते हैं। तो यूरोपियन यूनियन का जो हेडक्वार्टर है वो ब्रुसेल्स में बनाया गया है, क्योंकि ब्रुसेल्स एक बहुत ही बड़ी मिसाल बन चुकी है पूरे दुनिया में इक्वालिटी को लेकर के। तो यहाँ पर बेल्जियम के लोगों ने ने रियलाइज़ किया कि हाँ, उनके कंट्रीज़ में प्रॉब्लम है, लैंग्वेज में डिफरेंस है, लेकिन उन्होंने अपने कंट्री में रहने वाले लोगों के लैंग्वेज का कदर किया, उनके कल्चर का कदर किया, जिसके वजह से वहाँ पर पीस रहा और अभी तक वहाँ पर पीस है। तो इस तरह से बेल्जियम ने हैंडल किया, और पावर जो था हर ग्रुप में बांट दिया, यानी पावर शेयरिंग जो था वो हर ग्रुप में उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। लेकिन श्रीलंका में ऐसा नहीं हुआ। श्रीलंका में पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि वहाँ पर सिन्हला कम्युनिटी के लोग बहुत ज़्यादा थे और तमिल कम्युनिटी के लोग वहाँ पर बहुत कम थे। यहाँ पर उन्होंने इक्वालिटी वाली बात को रखी ही नहीं। यहाँ पर उन्होंने क्या किया? यहाँ पर उन्होंने एक बहुत ही कॉन्ट्रास्टिंग तरीके का शो किया अपना सिस्टम को। यानी यहाँ पर उन्होंने मेजॉरिटी कम्युनिटी के लोग जो थे, यानी जो सिन्हला कम्युनिटी के लोग थे, तो श्रीलंका में जो गवर्नमेंट बनाई गई वहाँ पर मेजॉरिटी कम्युनिटी के जो लोग थे उन्हें ज़्यादा तवज्जो दी गई, और कोशिश ये की जा रही थी कि माइनॉरिटी के लीडर्स को हटाया जाए, उन्हें गवर्नमेंट में नहीं रखा जाए। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम था। यानी कि श्रीलंका में मेजॉरिटेरियनिज़्म, ये एक टर्म है जिसमें एक मेजॉरिटी में होने वाली जो जनसंख्या होती है, जो कि श्रीलंका में सिन्हला थी, वो माइनॉरिटी में रहने वाले लोगों को, यानी क्रिश्चियन और तमिल स्पीकिंग लोगों को पूरी तरह से सप्रेस कर रही थी, उन्हें किसी भी तरह का इक्वालिटी नहीं दे रही थी। इसके वजह से वहाँ पर जो पावर था वो किसी एक कम्युनिटी के पास ही जाने लगा, और सिन्हला कम्युनिटी श्रीलंका में डोमिनेट करने लगी। और हम जानते हैं कि जब भी किसी एक कम्युनिटी के पास पावर होता है तो इससे कंट्री में बहुत बड़ा प्रॉब्लम सामने आता है, क्योंकि बाकी लैंग्वेज बोलने वाले, बाकी एथनिसिटी को फॉलो करने वाले लोगों को इस चीज़ से प्रॉब्लम होने लगती है। अब यहाँ पे हम समझेंगे, और ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि श्रीलंका में उसके बाद बहुत ज़्यादा सिविल वॉर शुरू हो गया, लोग आपस में ही लड़ने लगे, और ये सिविल वॉर हिस्ट्री का सबसे वन ऑफ द स्केरियस्ट सिविल वॉर में से एक है, जिसमें लाखों लोगों ने अपने जान गंवाई। ना ही सिर्फ तमिल लोगों ने, बल्कि सिन्हला कम्युनिटी के लोगों ने भी अपनी जान गंवाई। तो ये दो कंट्री थे, और ये दो एग्ज़ाम्पल थे पावर शेयरिंग का, जिसमें एक ने पावर को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया बेल्जियम ने, और एक ने पावर को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया। वाई इज़ पावर शेयरिंग डिज़ायरेबल? तो पावर शेयरिंग इतना डिज़ायरेबल क्यों है, क्यों ज़रूरी है पावर शेयरिंग? इसके दो रीज़न है। पहला है प्रूडेंशियल रीज़न। प्रूडेंशियल रीज़न का मतलब हुआ कि पहला
तो ये चीज़ हुआ कि अगर आप पावर को शेयर करते हैं तो इससे जो कॉन्फ्लिक्ट है सोशल ग्रुप्स में वो कम होगा। अगर आप पावर को शेयर करते हैं तो सोशल ग्रुप में जो कॉन्फ्लिक्ट है वो कम होगा, पहली चीज़। दूसरा, पॉलिटिकल ऑर्डर स्टेबल होगा। जो सरकार बनेगी वो स्थिर होगी, उनमें ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होगा, क्योंकि जब मेजॉरिटी के लोग सरकार बनाएंगे तो माइनॉरिटी के लोग उन पर अटैक करेंगे। इससे हमेशा जो कंट्री का पॉलिटिक्स है वो डैमेज्ड रहेगा। और तीसरा है कि मेजॉरिटी के लोग जो है वो को कदर करें माइनॉरिटी के लोगों का, ताकि सोशल पीस बना रहे, लोग सद्भावना के साथ, पीस के साथ रहें। तो ये है प्रूडेंशियल रीज़न। और सेकंड रीज़न है मोरल रीज़न। तो देयर इज़ अ सेकंड डीपर रीज़न वाई पावर शेयरिंग इज़ गुड फॉर डेमोक्रेसीज। तो पहली चीज़ तो ये है कि पावर शेयरिंग गुड फॉर डेमोक्रेसीज। तो मोरल रीज़न में हमने सबसे पहली चीज़ यही है कि डेमोक्रेसी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है पावर को शेयर करना, क्योंकि एक डेमोक्रेसी जो है वो मेजॉरिटी माइनॉरिटी नहीं देखता है, वो सिर्फ हर एक पीपल के वेलफेयर को ध्यान में रखता है। तो इसीलिए मोरल रीज़न में पहला पॉइंट ये हुआ। दूसरा, अभी जैसे मैंने बोला कि एक डेमोक्रेसी का एग्जिस्ट ही करेगा जब पावर को शेयर किया जाएगा। तो डेमोक्रेसी का एक बहुत बड़ा पिलर है पावर को शेयर करना सभी ग्रुप्स के बीच में। तो प्रूडेंशियल रीज़न जो है ये बेसिकली बात करते हैं बेटर आउटकम्स पे। मतलब कि जब एक कंट्री में पावर को शेयर किया जाता है तो इससे सब लोग आगे बढ़ चढ़ के कंट्री के ग्रोथ में पार्टिसिपेट करते हैं, सब लोग मिल के काम करते हैं, इससे जो आउटकम है वो बेटर होता है। और दूसरा है मोरल रीज़न। मोरल रीज़न में वैल्यूएबल का मतलब हुआ कि अगर एक कंट्री में डेमोक्रेसी है तो सबसे अच्छी बात यही है, क्योंकि डेमोक्रेसी जो होता है वो सबसे अच्छा सिस्टम होता है गवर्नेंस का। तो अगर एक कंट्री में पावर को शेयर किया जा रहा है तो इससे डेमोक्रेसी ज़्यादा दिन तक टिकी रहेगी किसी भी कंट्री में। तो इस वीडियो में हमने बेल्जियम और श्रीलंका के केसेस को पढ़ा। हमने जाना कि पावर शेयरिंग क्यों ज़रूरी है। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे कि पावर शेयरिंग के कितने टाइप्स होते हैं। थैंक यू।